हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल टारगेट गुरुकुल। आज हम इस वीडियो में यूनिट 5 जो कि है आपके पास रिकैपिटुलेशंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एमसीक्यू को प्रैक्टिस करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता होगा हमारी सीरीज़ चल रही है और इस सीरीज़ में हमने यूनिट 1 से यूनिट 4 तक के सारे एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस कराए हैं। तो आपने अगर उन वीडियोज़ को नहीं देखा तो आप जाके देख भी सकते हो। और यहाँ पर हम यूनिट 5 के एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो को देखने से पहले आप मेरे पढ़ाए हुए नोट्स को एक बार गो थ्रू कर लेना ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी लगे, ठीक है। वरना कॉन्सेप्ट नहीं अगर क्लियर होगा तो फिर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी किए। देखिए इसमें आपके पास पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रोफाइल। इसमें से कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। AlCl4 माइनस NH3 BCl3 CS3 OH, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफाइल बेसिकली ये जो आपके इलेक्ट्रोफाइल है ये क्या होते हैं, कैसे स्पीसीज होते हैं, यानी कि जो आपके पास इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज होते हैं। कैसे स्पीसीज होते हैं, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज, ठीक है। यानी कि इनको क्या चाहिए होगा, इनको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होंगे। अब कौन से एटम्स कौन से आपके मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रॉन्स लेंगे, तो जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी, यानी जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे वो आपके इलेक्ट्रोफाइल हो रहे होंगे। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट यानी हम इनमें से देखें कि कौन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, किसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी आपको पता है। और यूनिट 2 में भी बॉन्डिंग थ्योरी से क्वेश्चन में भी सॉल्व करते हुए आपको पता चल ही गया होगा और ये कॉन्सेप्ट डिस्कस हो चुका कई बार ही कि जो BCl3 है वो आपका कैसा कंपाउंड है, ये आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ये आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। AlCl4 माइनस तो नहीं होगा, NH3 भी नहीं होगा और CS3OH भी नहीं होने वाला है। तो आपका जो BCl3 है ये कैसा है, ये आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और आपके पास राइट आंसर इसलिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मैक्सिमम माइनस आई इंडक्टिव इज एक्सर्टेड बाय द ग्रुप। यानी कि जो मैक्सिमम माइनस आई इफेक्ट जो है, मैक्सिमम माइनस आई इफेक्ट किस ग्रुप के द्वारा लगता है। आपके पास माइनस आई इंडक्टिव, ठीक है, C6H5Cl या फिर OCH3 या फिर NO2, ठीक है। तो आपने जो क्या कहते हैं जब मैंने आई इफेक्ट को पढ़ाया था तो वहां पे ऑर्डर लिखवाया था, है ना, ऑर्डर को लिखवाया था। तो उस ऑर्डर को आप अपने नोट्स में चेक करो तो आपको मिलेगा कि NO2 जो है वो क्या करता है, उसका जो ऑर्डर में उसकी सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट देखने को मिलेगी इन तीनों के कंपैरिजन, Cl C6H5 और OCH3, ठीक है। इसलिए आपके पास राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4 यानी कि NO2 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच बॉन्ड एंगल इज द हाईएस्ट। यानी आपके पास क्या दिया हुआ है, आपके पास कुछ हाइब्रिडाइजेशंस दिए हुए हैं। sp3 दिया हुआ है, sp3 दिया हुआ है, sp2 दिया हुआ है, sp दिया हुआ है और sp3d दिया हुआ है, ठीक है। आपसे पूछ रहा है कि किसमें आपका जो बॉन्ड एंगल होगा तो किसमें सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा, यानी कि बॉन्ड एंगल। देखो जब आपके पास हाइब्रिडाइजेशन sp होता है तो इस केस में आपको 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल देखने को मिलता है। अगर आपके पास हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 है, क्या है आपके पास हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, तो उस केस में आपको जो बॉन्ड एंगल होगा वो 120 डिग्री देखने को मिलेगा। अगर आपके पास हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है तो 109.5 डिग्री देखने को मिलता है। और अगर sp3d होता है तो इसके लिए अलग अलग होता है, इक्विटोरियल देखो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल जैसे कि PCl5 है, ठीक है। तो इसमें बहुत टाइप्स के आपको बॉन्ड देखने को मिलेंगे, है ना। एक आपका एक्सियल बॉन्ड, यहाँ पे 180 डिग्री देखने को मिलेगा। यहाँ पे एक्सियल और इक्विटोरियल बॉन्ड, इक्विटोरियल बॉन्ड, तो वहाँ पे रिस्पेक्टिव 180 डिग्री 90 डिग्री, तो ऐसे आपको बॉन्ड एंगल देखने को मिलता है। तो कहाँ सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल देखने को मिल रहा है, तो आपको क्लियर दिख रहा होगा कि ये जो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है यानी 180 डिग्री जो है ये आपके पास सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल। तो राइट ऑप्शन आपका कौन सा होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 3 यानी कि sp, ठीक है। आई बात समझ में। चलिए आगे बढ़ते। इस कॉन्सेप्ट को याद रखना, किस पे कितने कितने बॉन्ड एंगल्स होते हैं, ठीक है। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन भी बेस्ड होंगे, ठीक है। मान लो आपसे पूछ दे CH4 में कितना बॉन्ड एंगल होता है, ठीक है।
ठीक है, या फिर इथेन में कितना बॉन्ड एंगल होता है, तो आपको पता है हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, आपको पता है कि ये इसमें sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो यहाँ पे कह सकते हो आप 109.5 डिग्री, ठीक है। तो ऐसे याद रखना, sp2 एसिटाइलिन में पूछ दे, इथाइलिन में पूछ दे, किसी में पूछ दे, तो आपको पता होना चाहिए इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट को समझते चलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 अपना क्या कह रहा है, द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द 4 एसिड्स लिस्टेड बिलो इज, यानी कि इसमें से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट, इस चारों में से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा होने वाला है आपके पास। देखो पहला ऑप्शन है HCOOH, HCOOH, दूसरा ऑप्शन है आपके पास CH3COOH, ठीक है, CH3COOH, फिर आपके पास है ClCH2COOH, और फिर क्या है आपके पास FCH2CO, क्या है आपके पास FCH2COOH। देखो क्या होगा इसमें, इसमें क्या होगा, मैंने आपको क्या बताया था, जब भी आपको स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड या फिर वीकेस्ट एसिड पूछेगा और COOH ग्रुप होगा, ठीक है, COOH कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होगा, तो वहां पे हम क्या देखेंगे, वहां पे सिंपली आप -I को देख लो, ठीक है, क्या देख लो, -I इफेक्ट को, जिसके पास -I इफेक्ट जितना उतना ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, ठीक है, जितना ज्यादा -I इफेक्ट उतना ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। यहाँ पे देखो तो यहाँ पे आपको Cl ये -I लगा रहा है, ये F-I लगा रहा है, और इसमें से भी आप कंपेयर कर सकते हो कि Cl ज्यादा कि F, कौन सा ज्यादा आपके पास -I लगाएगा, तो आपके पास फ्लोरीन लगाएगा, ठीक है। तो -I जहां ज्यादा सबसे वहां पे क्या होगा, वहां पे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर है, कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको, तो राइट ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, FCH2COOH, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो अब इसमें स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड पूछा है, इसमें क्या पूछा है, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, और यहाँ पे क्या था, यहाँ भी स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड था, ठीक है। फिर से वही उसी टाइप का क्वेश्चन है, उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, किसमें से तुमको क्या बताना है, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन है आपके पास, इन चारों में से कौन सी स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, ठीक है। आपके पास एक है CH3COOH, अच्छा इसमें ना ये ऑप्शन रिपीटेड है, ठीक है, कोई बात नहीं, CH3COOH रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, ऐसे ही रहने दो, इन दोनों में कंपेयर कर लो, ये दोनों तो वीकेस्ट होंगे, ठीक है, ये CH3COOH तो वीकेस्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, आपको Cl CH2COOH दिख रहा है, और साथ में ही यहाँ पे Cl3CCOOH दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे तो फिर भी एक -I देखने को मिल रहा है, यहाँ पे ये Cl -I लगाया, ये भी -I लगाया, ये भी -I लगाया, तो यहाँ पे 3 -I इफेक्ट देखने को मिले, इसलिए सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन होगा, ये वाला, ठीक है। आप जहां भी वीक एसिड ऐसे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन PYQ है आपका, ठीक है, ये आपके पिछले ईयर में, पिछले पास्ट ईयर्स में पूछा है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछता है, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड वीकेस्ट एसिड देखना है, -I के कॉन्सेप्ट को लेके चलना है, और वहां पे क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बस, Cl3CCOOH, ठीक है, समझ में आया, आगे बढ़े। देखो इसमें से कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स विल शो +M इफेक्ट, ठीक है, +M इफेक्ट इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल दिखाएगा, आपको क्या बताना है, इनमें से कौन सा +M दिखाएगा, फिनॉल दिखाएगा, फेनिल साइनाइड दिखाएगा, नाइट्रोबेंजीन, या फिर नन ऑफ दिस। फिनॉल क्या होता है, फिनॉल आपका इलेक्ट्रॉन्स को, फिनॉल जो होगा आपके इलेक्ट्रॉन्स को रिंग में डोनेट करेगा, है ना, OH ग्रुप की वजह से आपके क्या कहते हैं, डोनेशन होगा, डोनेट करेगा तो +M दिखाएगा, फेनिल साइनाइड में -M दिखाएगा, नाइट्रोबेंजीन में भी नाइट्रो ग्रुप -M दिखाएगा, ठीक है। तो इसलिए आपका +M कौन दिखा रहा है, फिनॉल दिखा रहा है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन आपके पास फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। अब देखो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है इनमें से कौन सा सबसे वीकेस्ट एसिड है, द वीकेस्ट एसिड इज CH3COOH, ClCH2COOH, Cl2CHCOOH, या फिर फोर्थ ऑप्शन Cl3COOH, इनमें से कौन सा सबसे वीकेस्ट एसिड होगा, सॉरी,
अब देखो देखना इजी है, यहाँ पे Cl3 है यानी 3 माइनस आई, 3 बार माइनस आई इफेक्ट लग रहा होगा, है ना, माइनस आई इफेक्ट यहाँ पे ज्यादा देखने को मिले। यहाँ पे Cl2 है यानी कि यहाँ भी माइनस आई देखने को मिलेगा लेकिन इससे कम। तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ये हो गया, फिर उससे वीक ये हुआ, फिर उससे वीक ये हुआ, क्योंकि यहाँ पे एक Cl ग्रुप है और यहाँ पे एक भी Cl नहीं है, यानी कि इसमें ये कौन सा वीकेस्ट हो गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि इसमें कोई माइनस आई इफेक्ट नहीं है, ये वीकेस्ट हो जाएगा CH3COOH, आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। जीरो इंडक्टिव इफेक्ट इज एक्सर्टेड बाय, कौन सा, मतलब जीरो इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब क्या कि कौन सा इंडक्टिव इफेक्ट आपको नहीं देगा, ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट नहीं शो करेगा। तो देखो C6H5 बेसिक सी बात है करेगा, CH3 भी आपका करता है, NO2 भी करता है, और कौन नहीं करेगा, H, हाइड्रोजन आपका नहीं करेगा। ठीक है, देख के क्वेश्चन समझ में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, इन इथाइलिन, इथाइलिन में कार्बन एटम एग्जिबिट द हाइब्रिडाइजेशन। आपके पास जो इथाइलिन है ना, इथाइलिन, उसमें जो कार्बन एटम प्रेजेंट है वो कैसा क्या कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन आपका शो करने वाला, ये चीज आपको बतानी है। तो हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट करना मैंने यूनिट 2 का जो एमसीक्यू वाला लेक्चर है उसमें भी मैंने बताया, ठीक है। एमसीक्यू वाला यूनिट 2 का लेक्चर 2 पार्ट्स में बनाया मैंने, क्योंकि उसमें क्वेश्चंस कुछ ज्यादा थे, तो 2 पार्ट्स में बनाया मैंने। तो उन दोनों पार्ट्स में डिस्कस किया है कि कहीं भी आपको किसी का भी हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना, और स्पेशली जब आपके कार्बन कंपाउंड्स हो तो बहुत इजी हो जाता है, तो उस केस में आपको कैलकुलेट करना मैंने बताया। तो आपके पास देखो पहले इथाइलिन, इथाइलिन बोला है ना, तो C डबल बॉन्ड C, ये आपका इथाइलिन हो गया, ठीक है। अब इसमें थोड़ा हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने की कोशिश करो, ठीक है। मैंने बताया था कि जब आपके पास डबल बॉन्ड हो तो उस डबल बॉन्ड को एज अ सिंगल वन काउंट करते हैं। और तो देखो इस कार्बन के लिए नंबर ऑफ बॉन्ड्स, ये तो डबल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये सिंगल बॉन्ड यानी 1 हो जाएगा। Z हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, Z स्टेरिक नंबर, ठीक है। तो ये 1 हो गया, और इधर से एक बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड यहाँ, यानी कि टोटल यहाँ पे 1 बॉन्ड और फिर से एक और बॉन्ड ले लेते हैं, तो टोटल आपके पास 3 बॉन्ड्स, ठीक है। तो 3 आ गया। अब देखो यहाँ पे लोन पेयर नहीं है, लोन पेयर नहीं है यानी 0 लोन पेयर, ठीक है। लोन पेयर होता तो उसको भी हम अपने हाइब्रिडाइजेशन में कैलकुलेट करने में लेते। तो यहाँ पे Z की वैल्यू कितनी आई है, क्या कहते हैं, 3 आई है। तो जब 3 आती है तो आपका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो क्या होता है, 3 आने पे आपका हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है। तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ओके, समझ में आया कैसे कैलकुलेट किया। क्वेश्चन नंबर 10 को देखो, which of the following compound does not involve sp3 hybridization, इनमें से किनमें आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा, डज नॉट इन्वॉल्व sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। NH3 में आप कैलकुलेट कर सकते हो, आप NH3 में स्ट्रक्चर देखो तो NH3 का स्ट्रक्चर ये होता है, लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं, कितना Z कैलकुलेट करो, Z कितना आएगा, 1 2 3, 3 बॉन्ड पेयर है और लोन पेयर 1 है, यानी कि क्या हो जाएगा, 4 है। तो आपका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया। अगर हम बात करें H2O की, ठीक है, तो H2O का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये H हो गया, ये भी H हो गया, यानी कि बॉन्ड पेयर आपके पास 2 आए हैं, बॉन्ड पेयर 2 आए हैं, और तो ये आपके पास लोन पेयर 2 हो गया और बॉन्ड पेयर भी 2 है, ठीक है। तो टोटल आपके पास 4 हो गया, यानी कि ये भी कितना हो गया, sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो गया, ठीक है। अब C6H6 को देखो, C6H6 का स्ट्रक्चर ये हो गया, ठीक है। हर जगह क्या है, आपके पास एक एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसमें देखने की कोशिश करो, तो इसमें इस कार्बन को लो, ठीक है, किसी भी कार्बन पे लेंगे तो सेम ही आना है। यहाँ देखो एक बॉन्ड यहाँ बना है, एक बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड बन रहा है उसको हम सिंगल काउंट करते हैं, डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है तो सिंगल काउंट करते हैं, ठीक है। तो एक बॉन्ड यहाँ बन रहा है और ये डबल बॉन्ड, यानी इसको एक लेंगे और ये एक सिंगल, तो 1 2 3, यानी कि Z की वैल्यू कितने बॉन्ड पेयर साइज में दिख गया आपको, 3, एक यहाँ पे, एक यहाँ, एक ये, तो 3 हो गया। तो 3 के अकॉर्डिंग आपका क्या होता है, ये sp3 नहीं होगा, यहाँ पे आपका sp2 हो जाएगा, ठीक है। और CH4 में भी क्या होता है, CH4 में C जो है आपका,
सी जो है ये 4 बॉन्ड्स बना रहा है, तो ये 4 बॉन्ड बना रहा है, तो इसकी जेड की वैल्यू कितने बॉन्ड पेयर है यहाँ पे, तो ये 4 हो जाएगा, यानी कि आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा। तो कहाँ पे आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन कहाँ पे नहीं आया है, तो आपको इस C6H6 में देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन C6H6 हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बन कार्बन बॉन्ड्स इज शॉर्टेस्ट इन लेंथ, कौन सा आपके पास इनमें से कार्बन कार्बन बॉन्ड शॉर्टेस्ट होता है, ठीक है। देखो अगर बॉन्ड शॉर्टेस्ट यानी कि बॉन्ड लेंथ की बात करें, अगर हम बॉन्ड लेंथ की बात करें तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होता है ना वो आपका ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। फिर आपके पास डबल बॉन्ड, फिर आपके पास सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो जब ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा तो इसका जो लेंथ होगा वो सबसे छोटा होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका लेंथ आपका सबसे छोटा होगा, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ सबसे छोटा, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ ज्यादा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखो तो यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड, तो यहाँ पे ही सिर्फ ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड इससे छोटा होता है, कार्बन शॉर्टेस्ट पूछा है तो आपका ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इनमें से किन कंपाउंड के पास इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। देखो ये क्या है, C2H5OH, ठीक है। C2H5OH हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या हो जाता है, बॉन्ड बन जाता है। फिर जब देखो C2H5OH है और जब आपके पास दूसरा C2H5OH आएगा तो ऐसे जो बॉन्डिंग बनेगी वो आपके पास इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। और इंट्रामोलिकुलर क्या होता है, जब आपके सेम कंपाउंड में, इंट्रामोलिकुलर यानी कि जब आपके सेम कंपाउंड में ही आपके हाइड्रोजन बॉन्ड बना ले तो वहां पे आपकी इंट्रामोलिकुलर होती है, ठीक है। तो ये C2H5OH क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए ये OH जो है ये आपका क्या कहते हैं बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा और हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा अपने दूसरे C2H5OH के साथ, इसीलिए आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। देखो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यूक्लियोफाइल, इसमें से न्यूक्लियोफाइल कौन सा है। इलेक्ट्रोफाइल मतलब तो इलेक्ट्रॉन लविंग होता है, न्यूक्लियोफाइल मतलब क्या होता है, देखो इसको क्या हो रहा है भाई, न्यूक्लियोफाइल मतलब क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस लविंग, क्या होता है, न्यूक्लियस लविंग, ठीक है। न्यूक्लियस लविंग मतलब कि वो क्या लेना पसंद करेगा, H को लेना पसंद करेगा, ठीक है। न्यूक्लियस के टर्म में बात करें तो H को लेना पसंद करेगा, न्यूक्लियस कैसे लेगा भाई, तो H को लेना पसंद करेगा। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल कौन सा हो जाएगा आपके पास, H2, ये सब तो इलेक्ट्रोफाइल लिख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, और ये हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है इसके पास, तो ये क्या हो जाएगा आपका Cn-, ठीक है। ये H के साथ रिएक्ट करेगा, बॉन्ड बनाएगा, HCN बना लेगा, तो ये आपके पास न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा और राइट ऑप्शन इसलिए आपके पास Cn- हो जाएगा। Px, Py और Pz ऑर्बिटल्स को हम डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कहते हैं एज दे हैव। देखो क्वेश्चन है कि दिख रहा है ना, हाँ, Px, Py एंड Pz ऑर्बिटल्स, Px, Py and Pz orbitals are called degenerate orbitals as they have, उनके पास क्या होता है, उनके पास किन ऑर्बिटल्स को डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कहते हैं। पहली बात तो इसको मैंने बताया था कहाँ पे, आपके पास यूनिट 1 में है ना, यूनिट 1 में जब हम डीजेनरेट ऑर्बिटल्स की बात कर रहे थे, एनर्जी लेवल डायग्राम की बात कर रहे थे, वहां पे डीजेनरेट ऑर्बिटल्स का कॉन्सेप्ट बताया था मैंने, हाइड्रोजन के एनर्जी लेवल डायग्राम को एक्सप्लेन किया था तो बताया था। तो जब आपके पास जो ऑर्बिटल्स हो उनका जो एनर्जी लेवल सेम हो तो हम वहां पे क्या कहते हैं, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, ठीक है। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, एनर्जी सेम हो, जिन ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम हो वैसे ऑर्बिटल्स को हम डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कहते हैं। तो Px, Py, Pz ऑर्बिटल्स आर कॉल्ड डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। तो जो आपके Px होते हैं, Py होते हैं, जब एनर्जी लेवल डायग्राम बना रहे थे तो हम Px, Py और Pz को साथ ले रहे थे, है ना। क्यों ले रहे थे, क्योंकि जो एनर्जी थी Px, Py, Pz की वो सेम थी, तो इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं, डीजेनरेट। तो यहाँ पे देखो इक्वल एनर्जी, सेम ओरिएंटेशन इन स्पेस, सेम साइज, नन ऑफ दिस, तो इक्वल एनर्जी होती है, इसीलिए इनको डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कहते हैं, ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले।
द लेटरल ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स गिवन देखो लेटरल ओवरलैपिंग होता है एटॉमिक ऑर्बिटल्स का, तो क्या बनता है, हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड देखने को मिलता है। और लेटरल ओवरलैपिंग, जैसे हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग क्या हुआ, ये आपका पी ऑर्बिटल है और यहाँ पे कौन जुड़ गया, आपके क्या कहते हैं एस ऑर्बिटल जुड़ गया, ये आपका पाई ऑर्बिटल है और ये आपका कौन जुड़ गया, आपका पाई पी, ये पी ऑर्बिटल है, ये पी ऑर्बिटल। तो ये को यहाँ पे ओवरलैपिंग ये लेटरल वाइज हुई है ना, लेटरल ओवरलैपिंग हुई है यहाँ पे, है ना। तो ऐसे ओवरलैपिंग से आपके यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड देखने को मिलता है और लेटरल ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो लेटरल ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल गिव्स अ, गिवन नहीं गिव्स अ, तो क्या देता है, सिग्मा बॉन्ड नहीं, पाई बॉन्ड, यस, सिग्मा एंड पाई नहीं। तो आपको क्या मिलता है लेटरल ओवरलैपिंग से, क्या कहते हैं, पाई बॉन्ड। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाइब्रिडाइजेशन इन एसिटाइलिन, आपका जो एसिटाइलिन है इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। अब आप लोग हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट करना समझ गया होगा, सीख गया होगा। तो हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करो, एसिटाइलिन में क्या है होती है हाइब्रिडाइजेशन। एसिटाइलिन की बात करो तो पहले स्ट्रक्चर इसका मेन है, ठीक है, एक मिनट रिफ्रेश होने दो। एसिटाइलिन यानी कि ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, H, ठीक है, ये आपका एसिटाइलिन है। अब देखो किसी भी कार्बन के लिए आप हाइब्रिडाइजेशन निकालो, सेम आना है। तो इस कार्बन को देखो, तो इस कार्बन एक Z की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो देखो एक बॉन्ड पेयर हाइड्रोजन के साथ और ये 3 बॉन्ड बनाया, तो इन 3 बॉन्ड को एज अ सिंगल हम काउंट करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 1 + 1 यानी कि 2। और जब 2 होता है तो स्टेरिक नंबर, तो क्या हम कौन सा हाइब्रिडाइजेशन लेते हैं, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन लेते हैं, sp हाइब्रिडाइजेशन। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन लेते हैं, sp। तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 यानी कि sp हाइब्रिडाइजेशन। चलिए समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। द एंगल बिटवीन sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल इज, ठीक है, इसको मैंने फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन में ही आया था कि सारे हाइब्रिडाइजेशन में कितने एंगल्स होते हैं उसको बताया था मैंने। तो जो sp हाइब्रिडाइजेशन होता है उसमें कितना होता है 109.5 डिग्री, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। Which of the following is not an example of sp hybridization? इनमें से कौन सा sp hybridization का एग्जाम्पल नहीं है। तो देखो इसमें से जो BCl2 है सब कैसा बनाते हैं, BCl2 मतलब कि सब 180 डिग्री फॉर्म करते हैं। ये 180 डिग्री फॉर्म करता है, sp हाइब्रिड में होता है। ये BS2 भी सिंपली आपका sp हाइब्रिड में, BF2 भी एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग sp, लेकिन SnCl2 होता है। SnCl2 कैसे एग्जिस्ट करता है, ये Cl है और Sn। तो Sn के पास क्या होता है, आपका जो Sn होता है इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और इन्हीं लोन पेयर, अब देखो एक बॉन्ड पेयर, 2 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर, यानी Z की वैल्यू 3 आ गई। तो आपका sp हाइब्रिडाइजेशन होगा कि sp2 होगा, sp2 होगा। तो इनमें से किनमें के पास आपका sp हाइब्रिडाइजेशन नहीं है, तो SnCl2 के पास नहीं है। ठीक है, ये सब लीनियर मॉलिक्यूल्स होते हैं, BCl2, BS2, BF2। ठीक है, यूनिट 4 में आप पढ़े होगे तो आप अच्छे से जान रहे होगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व्स, हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर, मिक्सिंग अप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर, सेपरेशन ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है, एडिशन होता है इलेक्ट्रॉन पेयर का, नो मैम। सेपरेशन होता है ऑर्बिटल का, नो मैम। रिमूवल होता है इलेक्ट्रॉन पेयर का, नो मैम। मिक्सिंग अप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है, एस मिक्स हो रहा है पी के साथ, तो मिक्सिंग होता है हाइब्रिडाइजेशन में। ठीक है, इसलिए राइट ऑप्शन हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर 2, दैट इज मिक्सिंग अप ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। Which of the following will show dipole moment? इनमें से डाइपोल मोमेंट कौन शो करेगा। ठीक है, डाइपोल मोमेंट कौन शो करेगा इसमें से, CH4 नहीं। ठीक है, CH4 तो वैसे ही नहीं करेगा। CCl4 में क्या होगा ना, इसका जो डाइपोल मोमेंट होगा, जो न्यू नेट आएगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो क्योंकि Cl आपके पास 4 है तो 2 को कैंसिल कर देगा और वहां पे जो न्यू नेट आता है वो आपका 0 आता है। ठीक है, CO2 में भी डाइपोल कैंसिल हो जाता है। ऐसे CO2 है तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, जो इतना इधर लग रहा है उतना इधर खींच रहा है, तो इधर मुझे कोई खींचे और इधर खींचे तो मेरी पोजीशन यही रहेगी। ठीक है, तो कार्बन पे जो नेट डाइपोल मोमेंट यानी न्यू नेट आता है ये भी 0 आता है। CCl3 में यहाँ पे क्या है,
3 क्लोरीन एटम है, तो 3 क्लोरीन के प्रेजेंट होने की वजह से यहाँ पे कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट की वैल्यू आएगी ही आएगी, ठीक है। तो राइट ऑप्शन आपके पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 यानी कि CCHCl3, ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेजोनेंस इफेक्ट, ये तो बहुत इजी होगा, कौन सा इनमें से रेजोनेंस इफेक्ट है, कौन सा रेजोनेंस इफेक्ट दिखाता है। देखो इंडक्टिव इफेक्ट में कुछ रेजोनेंस नहीं, किस इफेक्ट में, मैंने रेजोनेंस के बारे में पहले प्रॉपर डिस्कस किया था, फिर आपको इफेक्ट एक्सप्लेन किया था, बताया था कि इस इफेक्ट में क्या इन्वॉल्व होता है, रेजोनेंस इफेक्ट, तो आपका था मीसोमेरिक इफेक्ट, जो मीसोमेरिक इफेक्ट होता है उसमें क्या इन्वॉल्व होता है, रेजोनेंस इफेक्ट, ओके। हाइपर कॉन्जुगेशन इन्वॉल्व्स द डीलोकलाइजेशन ऑफ, ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है बच्चों, हाइपर कॉन्जुगेशन यानी कि कॉन्जुगेशन हमारे सिंगल बॉन्ड में है ना, जहां पे हम हमारे सिंगल बॉन्ड होने पर भी हम कॉन्जुगेशन दिखा देते हैं। जनरली हम क्या पढ़ते हैं कि कॉन्जुगेशन कहाँ होगा, जहाँ पे अल्टरनेट डबल सिंगल डबल बॉन्ड हो, ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे कॉन्जुगेशन होगा। लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन एक स्पेशल केस है, यहाँ पे सिंगल बॉन्डेड बॉन्ड में भी हम कॉन्जुगेशन दिखाते हैं। तो इस सिंगल बॉन्ड में हमारा जो कॉन्जुगेशन होता है वो सिग्मा बॉन्ड की वजह से होता है, सिग्मा बॉन्ड की ब्रेकिंग की वजह से कॉन्जुगेशन देखने को मिलता है, उसको हम हाइपर कॉन्जुगेशन कहते हैं। तो हाइपर कॉन्जुगेशन में कौन सा ऑप्शन इन्वॉल्व होगा, देखो किसका डीलोकलाइजेशन होता है, सिग्मा बॉन्ड ऑर्बिटल्स का, राइट ऑप्शन होगा। पाई बॉन्ड ऑर्बिटल्स का नहीं होता है, बोथ सिग्मा एंड पाई ऑर्बिटल्स नहीं, नन ऑफ दी अबव नहीं, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन यानी कि सिग्मा बॉन्ड ऑर्बिटल्स का आपका क्या देखने को मिलता है, डीलोकलाइजेशन देखने को मिलता है, इसलिए राइट ऑप्शन हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लेनर मॉलिक्यूल, यानी कि इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल प्लेनर होगा। प्लेनर कहने का मतलब है कि इसमें जो भी एटम्स इन्वॉल्व होंगे वो सेम प्लेन में लाई कर रहे होंगे, ठीक है। तो फॉर्मल्डिहाइड सबसे इजीएस्ट मॉलिक्यूल, सिंपलर प्लेनर मॉलिक्यूल होता है, तो इसीलिए आपके पास एसीटोन भी नहीं एग्जिस्ट करता है इन सेम प्लेन में, और एसिटिक एसिड भी नहीं एग्जिस्ट करता है, फॉर्मिक एसिड भी नहीं एग्जिस्ट कौन करता है, फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड, राइट ऑप्शन हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर 1 जो कि है फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाइब्रिडाइजेशन निकालना है आपको एन का, क्या निकालना है, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एन इन HCN और CH3NH2 इज, ठीक है, यानी कि एन का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है HCN में और साथ ही साथ CH3NH2 में, ठीक है। इसको कैलकुलेट करें, अब हम इसको कैलकुलेट करें तो पहले आपका जो HCN है इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, ये आपका H होता है, C ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, ये आपका स्ट्रक्चर होता है किसका, HCN का। अब यहाँ पे N का हाइब्रिडाइजेशन आपको कैलकुलेट करने की कोशिश करो, Z की वैल्यू निकालो। देखो एक बॉन्ड बना रहा है ना, एक बॉन्ड बना रहा है यानी 1, और बॉन्ड पेयर 1 हो गया, लोन पेयर 1 हो गया, ठीक है, 1 + 1 2, 1 + 1 2, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन आपके पास sp आ गया, हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया, sp। यहाँ पे CH3NH2 के में देखने की कोशिश करें तो पहले CH3NH2 का स्ट्रक्चर, तो CH3 ये आपका CH3 होता है, CH3 हो गया, और NH2 जो होता है NH और यहाँ पे लोन पेयर एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे Z की वैल्यू क्या हो जाएगी, Z की वैल्यू देखो N के साथ एक बॉन्ड पेयर 2 3 यानी 3 बॉन्ड पेयर्स, और लोन पेयर भी एक है यानी एक लोन पेयर, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन आ गया 3 1 4, ठीक है। 4 आने पे ये क्या हो जाएगा sp3, जब आपकी वैल्यू Z की वैल्यू 4 आती है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है उस केस में, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो पहले के केस में HCN के केस में आपका sp आया और यहाँ पे आपका sp3 आया, तो राइट ऑप्शन क्या होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, sp और sp3 यही आया ना, हाँ, तो राइट ऑप्शन आपके पास sp एंड sp3 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे देखो द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, ठीक है, यानी कि एसिडिटी मतलब कि वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सी है, तो इसमें से देखने की कोशिश करो, आई इफेक्ट को देखते चलेंगे, ठीक है, करेक्ट ऑर्डर फाइंड करना है। यहाँ पे 3Cl है, ठीक है, 2Cl है, और यहाँ पे इसमें 1Cl है, ये तो सही जा रहा है ना एसिडिटी का ऑर्डर, ठीक है, इसमें क्योंकि यहाँ पे
3Cl ये सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, फिर 2Cl यानी 2 -I यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये उससे कम, फिर 1Cl, फिर CH3, ठीक है ये सही जा रहा है। यहाँ पे 3Cl है, यहाँ पे सिंगल Cl, यहाँ पे डबल Cl, तो यहाँ पे Cl3 है यानी 3 -I, और यहाँ पे 1Cl है यानी 1 -I, और यहाँ पे 2 -I, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, ये ऑप्शन गलत हो गया। और यहाँ पे तो एकदम उल्टा किया है, यहाँ पे तो CH3 ये तो सबसे वीकेस्ट एसिड होता है, इसको तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड दिखा दिया है भाई, तो ये तो पूरा उल्टा हो गया। यहाँ पे 3Cl इसको सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होना चाहिए, है ना ऐसा, तो ये भी गलत हो जाएगा। फिर यहाँ पे ये भी सबसे वीकेस्ट एसिड है, तो इसको स्ट्रॉन्गेस्ट दिखाया है, Cl3 गलत ऑप्शन दिखाया है, ठीक है, तो सबसे ये ऑप्शन यहाँ पे आना चाहिए, तो तब ये ऑप्शन सही होता, तो आपके पास राइट ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है, जितना -I उतना आपके पास एसिडिटी होती है, ठीक है, उतना स्ट्रॉन्ग एसिड उतनी एसिडिटी देखने को मिलेगी, ठीक है। अब देखो, व्हेन द कार्बन एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, कार्बन एटम जो है आपका कैसा हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। जब आपका कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो उस केस में ये कितने अदर when the carbon atom it is bonded to, कितने अदर एटम्स, हाँ, कितने अदर एटम्स के साथ ये बॉन्डिंग बनाएगा, कितने अदर, जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो 3 ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व है, तो तीन किसी और एटम के साथ क्या करेगा, ये बॉन्डिंग बना रहा होगा, ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड वाला, जो कि है 3 अदर एटम्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, व्हाट इज द बॉन्ड एंगल बिटवीन द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इन मीथेन, मीथेन यानी कि CH4 में आपका बॉन्ड एंगल क्या होगा, CH4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है यानी कि 109.5 डिग्री, ठीक है, ठीक है। देखो बॉन्ड एंगल पूछा, बॉन्ड एंगल नहीं, बॉन्ड लेंथ पूछा है। जब आपके पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट होना, तो इस केस में आपके पास बॉन्ड लेंथ कितना होता है, तो जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है उस केस में ये 1.34 होता है, ये पॉइंट मिसिंग है यहाँ पे, इसको 1.34 लेना, तो जो बॉन्ड एंगल होता है डबल बॉन्ड का वो कितना होता है, 1.34 एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक है, ये राइट ऑप्शन हो जाएगा आपके पास, ठीक है। चलिए, द कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इज मैक्सिमम इन, बॉन्ड लेंथ किसमें मैक्सिमम होगा, तो इस पे मैंने बताया कि बॉन्ड लेंथ सबसे शॉर्टेस्ट ट्रिपल बॉन्ड में होता है, फिर आपका डबल, फिर तो इसमें किसका पूछा है, मैक्सिमम यानी कि सबसे बड़ा बॉन्ड के कहाँ पे होगा, तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड होगा, CH3 में आपका सिंगल बॉन्ड देखने को मिला, देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड है इसलिए ये नहीं होगा, और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो सबसे सिंगल बॉन्ड कहाँ प्रेजेंट है, सेकंड ऑप्शन में, और जहाँ सिंगल बॉन्ड होता है वहां पे बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। तो इस ऑर्डर को मैंने पहले क्वेश्चंस में कराया है, ठीक है। चलो, सी बॉन्ड एंगल इन इथेन, देखो इथेन में मीथेन इथेन, क्वेश्चन दिख रहा है, हाँ देखो, अरे यार क्या हो रहा है, आपके पास क्या है, क्या कहते हैं, इथेन है, तो इथेन में जो ये HCH बॉन्ड जो बन रहा है ये कितना होता है, ये आपके पास 109 डिग्री, देखो एक ही चीज है, वो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, 109.5 डिग्री और 109 डिग्री 28 मिनट्स बोलते हैं इसको, तो ये दोनों चीजें सेम है, ठीक है, इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, कभी 28 लिख दिया और कभी 5, तो 109.5 डिग्री और 109 डिग्री 28 ये मिनट्स होता है, ठीक है, ये मैथ्स में पढ़ा होगा आपने मिनट्स वगैरह, ठीक है, क्लास 11th में अपने, तो बायो वाले में बिना पढ़े हो तो उन्हें नहीं समझ में आ रहा है, तो जान लो ये मिनट्स हैं। तो क्या हो जाता है बॉन्ड एंगल उस केस में, sp3 हाइब्रिडाइज होता है और 109 डिग्री 28 मिनट्स होता है, ठीक है। अब देखो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉन्ड लेंथ, ठीक है, यानी आपको बताना है कि कार्बन कार्बन जो बॉन्ड लेंथ होता है, ठीक है, ये कार्बन कार्बन जो बॉन्ड लेंथ होता है इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसका होता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है, सबसे ज्यादा, सबसे पहले छोटे से बड़ा इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है, सबसे छोटा इसके पास होता है ना, यानी पहले आ जाएगा आपका ट्रिपल बॉन्ड, फिर आ जाएगा आपका डबल बॉन्ड, फिर आ जाएगा सिंगल बॉन्ड, ठीक है, तो ट्रिपल डबल सिंगल पहला ऑप्शन दिख रहा है, तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है।
द HCH बॉन्ड एंगल इन इथाइलिन, HCH बॉन्ड एंगल इन इथाइलिन, इथाइलिन का भी यहाँ पे किया है आपने, कहाँ गया, चलो छोड़ो, पीछे के क्वेश्चंस में था अभी इथाइलिन। तो इथाइलिन में बॉन्ड एंगल बेसिकली आपका कितना आता है, इथाइलिन में आपका बॉन्ड एंगल जो आता है वो 120 डिग्री होता है, sp2 हाइब्रिडाइज देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये चीजें आपको पता है और कई बार हो भी चुका है ये चीज। विच स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। देखो स्टेटमेंट क्या है, रेजोनेंस हाइब्रिड्स आर इनहेरेंटली स्टेबल। क्या रेजोनेंस हाइब्रिड जो होती हैं वो इनस्टेबल होती है, नहीं, वो ज्यादा स्टेबल होती है, ठीक है। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। देखो कह रहा है रेजोनेंस हाइब्रिड्स आर मोर स्टेबल देन एनी इंडिविजुअल रेजोनेंस फॉर्म, रेजोनेंस हाइब्रिड्स आर एवरेज ऑफ ऑल रेजोनेंस फॉर्म्स रिजेंबलिंग द लेस स्टेबल फॉर्म, रेजोनेंस हाइब्रिड्स आर द एवरेज ऑफ ऑल रेजोनेंस फॉर्म रिजेंबलिंग द मोस्ट स्टेबल फॉर्म, ठीक है, ये राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। रेजोनेंस हाइब्रिड की बात कर रही है। अब स्टेबिलिटी यहाँ पे बतानी है आपको कार्बोनियम आयन की, ये यूनिट 2 वाले वीडियो लेक्चर में भी एमसीक्यू वाले में किया है हमने। तो आपके पास जो क्या होता है 3 डिग्री का कार्बन होता है, कार्बो एनायन पूछा है ना, कार्बोनियम, कार्बोनियन पूछा है, कार्बोनियम, कैरोनियन लिखा है, चलो कार्बोनियम लेना, ठीक है। कार्बोनियम क्या होता है, कार्बोनियम को ही कार्बन कार्बोकैटायन बोलते हैं, सी पे पॉजिटिव वाले, ठीक है। तो 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है, उससे कम 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री, फिर मेथिल कार्बोकैटायन, ठीक है। ये बात मैंने बहुत बार बता चुकी है, मेथिल कार्बोकैटायन, ठीक है। तो ये आपका हो गया मेथिल कार्बोकैटायन। तो ऐसा ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, पहला ऑप्शन ही दिख रहा है आपको, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपके पास क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। अब इतने थे आपके क्वेश्चन, ठीक है, इतने आपके पास ऑलमोस्ट क्वेश्चन हो गए और आई होप कि इतना क्वेश्चन कर लोगे ना, इतना क्वेश्चन कर लोगे तो एग्जाम में इसमें से बहुत सारे आपके पीवाईक्यू में पूछे हुए क्वेश्चंस थे, तो वो भी हो गया, सारे क्वेश्चंस हो गए, इतना आप कर लोगे और कॉन्सेप्ट को क्लियर करके ये क्वेश्चंस करोगे तो आपका ऑलमोस्ट यूनिट ऑलमोस्ट क्या पूरा खत्म हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। आप किसी भी टाइप से आपके क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आप कर ले जाओगे, अगर कॉन्सेप्ट समझे हो तब, ठीक है। अगर सिर्फ रट्टा मार के ऑप्शन रट्टा मार लियो तो फिर दिक्कत होगी, ठीक है। तो अगर आप ऑप्शन अच्छे से समझे हो क्यों ये ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, क्यों इस ऑप्शन गलत है, तो आप कर ले जाओगे, ठीक है। तो डेट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।